नमस्कार, मैं विकास कमल और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी 24। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरिराम सिंह ठाकुर, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में क्या क्या बीमारियां कुछ ज्यादा ही पनपती है और उनके लक्षण क्या हैं, उनसे हम बचाव कैसे करेंगे, ये सारी जानकारियां हम डॉक्टर साहब से लेंगे और आपको भी अवगत कराएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां अधिक फैलती हैं और उनके लक्षण क्या हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं। देखिए, अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, तो गर्मी के मौसम में शुरुआती दौर में जो है वायरल फीवर लोगों को होने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि अचानक जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, इसमें गले में खराश, सर्दी, बदन में दर्द, बुखार, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। और दूसरी जो बीमारी मतलब मौसम जो बदल रहा है, दूसरी जो बीमारी होने की ज्यादा आशंका रहती है, खास करके छोटे बच्चों को जी। तो इसमें डायरिया जिसको कहते हैं, लूज मोशन जी। और वॉमिटिंग, उल्टी, या कभी कभी इसको जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी उल्टी और जुलाब दोनों शुरू हो जाता है और साथ में बुखार भी रहता है। तो इनसे बचने का जो है एकमात्र चीज है कि पानी जो है आप पानी घर में गर्म करके ठंडा करके और उसको ढक करके पिए। और दूसरी चीज, मौसम जो बदल रहा है तो उसमें अगर कोई किसी को बुखार वगैरह है तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करिए। और बच्चों को खास करके अगर बुखार अचानक आ गया है तो आप सिर्फ पैरासीटामोल रखिए, क्रोसिन वगैरह रखिए, आप उनको पिलाइए। और अगर बड़े लोगों को बुखार वगैरह आ जाता है तो टैबलेट क्रोसिन वगैरह ले लीजिए और जो है अपने डॉक्टर को संपर्क करिए। अगर मान लीजिए उस वक्त अगर डॉक्टर फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर अगर है, संभव है तो ले लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 सैचेट उसको डाल दीजिए गर्म किए हुए ठंडे पानी में और उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहिए। बड़े लोगों को भी यही करना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो 1 गिलास पानी में, गर्म किए हुए ठंडे पानी में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और जरा सा नमक, साफ हाथ धो करके उसको भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिलाते रहिए और बड़े लोगों को भी वही घोल लेना है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जब तापमान बढ़ेगा तो पसीना बहुत निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर किसी आदमी को बहुत वीकनेस जैसा फील हो रहा है, डिहाइड्रेशन जैसा फील हो रहा है, तो शक्कर नमक का पानी या घोल लगातार पीता रहे और अपने नजदीक में जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। सर, कि हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं, बहुत ही उत्सुक है कि जो साधारण जुकाम, बुखार या कुछ भी होता है उसमें और कोरोना जैसी घातक बीमारी में अंतर क्या, उसके लक्षण में मतलब अंतर क्या है। हम कैसे जानेंगे कि हमको कोरोना हुआ है या हमको साधारण जुकाम बुखार हुआ है। देखिए, साधारण बुखार जो है, अगर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वायरल फीवर है, तो इसमें सर्दी होगी और खांसी आएगी और शरीर में दर्द होगा। लेकिन जो है ना, बुखार जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा और 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है। किसी कारण से अगर जैसे किसी को अगर सर्दी, खांसी, बुखार और नहीं ठीक हो रहा है तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन देखने की एक मशीन रहती है। ऑक्सीजन किसी भी कीमत पे जो है 90 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर कोरोना अगर किसी को है तो कोरोना उन्हीं लोगों को होगा जो जिन लोगों को हुआ था उनसे संसर्ग में आए हुए हैं, उनके निकट आए हुए हैं। खास करके जो लोग मतलब जिन लोगों को हुआ है, जो बाहर से अप्रवासी आ रहे हैं, तो ये देखना भाई उनका टेस्ट वगैरह करा करके उनको नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। और अगर वो आते हैं, अगर वो सुरक्षित रूप से भी 7 दिन 8 दिन क्वारंटीन रहते हैं, होम क्वारंटीन रहते हैं, तो सबसे बढ़िया बात है। और कोरोना में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको जो है ज्यादा प्रभावित करता है। और इसमें सांस लेने में कुछ तकलीफ होने लगती है। तो सांस लेने में अगर कोई तकलीफ होती है तो निकट में जो भी आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं या जहाँ भी संभव है, एक एक्सरे निकाल लीजिए। क्योंकि देहातों में जो है HRCT की जो एक तरह से जो है ना CT स्कैन निकालते हैं, उस तरह से CT चेस्ट निकालते हैं, HRCT कहते हैं उसको। तो वो एक्चुअली देहातों में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक एक्सरे अगर आप निकाल लेंगे तो एक्सरे में निमोनिया अगर दिखा रहा है तो ये आपको 100% जो है ना कोरोना होने की संभावना है। तो उसमें एहतियात रखिए। अगर आप
अगर आप जो है ना थोड़ी बहुत तकलीफ है तो ठीक है, नहीं तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी जी। और इसमें जो है ना कुछ अन्य दवाइयों की भी जरूरत लगती है। तो संभव जहाँ तक हो सके बड़े बड़े केंद्रों में जाकर के दिखाना चाहिए। सर अभी आपने एक बीमारी की और बात की जिसका नाम डायरिया आपने बताया। डायरिया अभी देखा जा रहा है कि सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी उनके लक्षण देखे जा रहे हैं और बड़े भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हैं। तो बड़ों को क्या बचाव करना चाहिए, वो उनसे कैसे बच सकते हैं? अगर हम बात करें खाने पीने की तो इसमें खाने पीने में जो है क्या परहेज करना चाहिए, क्या जरूरी है? देखिए, जब मौसम बदली हो रहा है तो एक्चुअली प्रकृति भी बदली होती है जी। इसमें जो है ना पानी एक तो गर्म करके ठंडा करके पीना है, जी। तीखी तेल वाली मसाले वाली चीजें कम खाना है जी। और भोजन भी थोड़ा कम लेना है। जी। दूसरी चीज, खाद्य पदार्थ जो भी आपके हैं जी। उसको ढक करके रखें, क्योंकि देखिए घरों में होता है खास करके जो है ना, मतलब खाना बनाने के बाद अगर वो खुला रहता है तो उस पर मक्खी लगती है और वही मक्खी जो है बाद में फिर वो जो खाना या भोजन हम लेते हैं तो पेट में जा करके फिर वो जो है ना डायरिया का रूप ले लेता है। तो इसमें खास कर ये ख्याल रखना कि हमारा भोजन जो है वो ढका हुआ हो और हम बाजार से भी कोई चीज खाते हैं, कहीं भी जाकर खाते हैं तो हम देखें कि वो जो है ना सुरक्षित रूप से ढका हुआ हो, नहीं तो बहुत देर तक खुला हुआ है उसमें मक्खी लगेगी। उसमें जो है ना मक्खी जो है वो फिर इनडाइजेशन पैदा करती है और उसी से जो है ना मतलब डायरिया शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है ना स्वच्छता, हाथ वगैरह धो करके बराबर लेने की जरूरत है और भोजन को बराबर ढक करके लेने की जरूरत है और जहाँ तक हो सके पानी गर्म करके ठंडा करके पीने की जरूरत है, शुद्ध पानी। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप अपने कार्यकाल के दौरान मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। कोरोना काल 2020 में भी शायद आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो उस समय का जो कोरोना था और आज जो 2021 का कोरोना है, इसमें क्या अंतर है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआती दौर में तो जैसे हम लोग शुरुआती दौर में मैं एक्चुअली उस वक्त जब कोरोना आया तो मैं एक्चुअली उत्तराखंड में पोस्टेड था जी। और उस वक्त तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि मतलब क्या करना है। जी। फिर धीरे धीरे जो ना प्रोटोकॉल आया कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो हम लोग जो मतलब RT-PCR कराते थे तो उस वक्त वहाँ पर लैब नहीं थी जी। उस वक्त जो है हम लोग जो है मतलब न्यू टेहरी डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड था जी। वहाँ से हमको भेजना पड़ता था हल्द्वानी जी। और वहाँ से रिपोर्ट जो है 2 दिन के बाद आती थी जी। आज जो है हमारे पास जो है ना सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं, नजदीक में भी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं अवेलेबल हैं, एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है जो कि आधे घंटे के अंदर आपको बता देगा कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 92 to 93% जो है एंटीजन टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी रहता है और अगर हमको पूरा कंफर्म करना है तो हमको जो है ना RT-PCR कर लेना चाहिए। अगर हमारे कहीं अगर दूरी है, हम अगर RT-PCR करते हैं तो रिपोर्ट आने में 24 घंटे लग सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है ना आजकल फोन पे भी जो है बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं। एक नई चीज आई है जो हम लोगों को उस वक्त मालूम नहीं था। भाई अगर आप RT-PCR करते हैं तो आप मालूम करिए कि आपकी CT वैल्यू क्या है। अगर आपकी CT वैल्यू 24 के ऊपर है तो आप जो है ना इन्फेक्ट करने मतलब दूसरों को जो है ना कोरोना देने के चांसेस आपके कम हैं और आपका भी स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा। लेकिन और अगर आपकी CT वैल्यू जो है 24 के नीचे है, जैसे 12 है या 16 है, तो ये चांसेस है कि आप भी जो है संक्रमित ज्यादा हैं और आप भी दूसरों को संक्रमित ज्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीजों के बावजूद भी सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ भीड़ भाड़ नहीं करना है, लोगों से दूरी बनाए रखना है, मास्क पहनना है, मास्क प्रॉपर ढंग से पहनना है। कुछ लोग जो है ना मास्क खाली मतलब दिखाने के लिए पहनते हैं, तो दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनना चाहिए, मास्क प्रॉपर पहनना है। और अगर सैनिटाइजेशन पॉसिबल है तो हाथ धोते रहिए, नहीं तो जैसे सिंपल साबुन से आप हाथ धोते रहिए। बीमारी से बचना है, इस बीमारी से जो बच गया धीरे धीरे जैसे सेकेंड लॉट चल रही है ये फेस कम होगा, 100% कम होगा, लेकिन इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। शुरुआती दौर में देखिए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं था और जब ये आया तो उत्तराखंड के बाद मैं मुंबई गया तो वहाँ जो मैं मेट्रो रेलवे में मेडिकल ऑफिसर था, वहाँ पर हम एक दिन में टेस्ट करते थे 50-50 मजदूरों का, तो उसमें अचानक 10 लोगों का पॉजिटिव आ जाता था। BMC के थ्रू टेस्ट करवाते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को हम होम क्वारंटीन कर देते थे या आइसोलेशन में रख देते थे, ज्यादातर लोग ठीक हो जाते थे। जो लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता था उनको हम लोग BMC के सेंटर वगैरह में इन्फॉर्म करके भेज देते थे, वहाँ उनको ऑक्सीजन वगैरह की सुविधाएं रहती थी
या कभी कभी वहाँ जाने के बाद जो है ना मतलब ऑब्जर्वेशन में रहते थे और ठीक हो जाते थे। खाली कुछ % लोगों को जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, 90 से नीचे जा रहा है, 80 हो रहा है, 85 हो रहा है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है। ऑक्सीजन उनको बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अन्य दवाइयाँ जो है जो आई हुई हैं जैसे रेमडेसिविर वगैरह, डॉक्टर फ्लेविपिर वगैरह जो आई हुई है, डॉक्टर को जब लगता है कि भाई ये दवाइयाँ चालू करनी चाहिए तो डॉक्टर साहब चालू करते हैं। इन सब चीज़ों के साथ में मल्टीविटामिन की दवाइयाँ, कैल्शियम की दवाइयाँ, विटामिन D3 की दवाइयाँ, और अगर बुखार वगैरह है तो उसकी दवाइयाँ लेना जरूरी होता है। लेकिन एहतियात जो है इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रिकॉशन जी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे आने वाली वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार।